2024 मोदी सरकार की तीसरी बार यानी तिबारा तिहराने की बात है। दूसरी तरफ 10 साल के बाद 5 बरस की अवधि और चली जाए, विपक्ष की तिलमिलाहट, इसकी व्यग्रता, बेचैनी झेलना इतना आसान नहीं होगा। प्रत्येक चुनाव अलग होते हैं, लेकिन तमाम चुनाव से 2024 का चुनाव बहुत ही अलग होगा। लेकिन बड़ी स्थिरता और गहनता से राजनीतिक जमीनों को कुरेदेंगे। वहां मोदी सरकार की वापसी स्थिति साफ दिखाई देगी। पंडित नेहरू के बाद प्रधानमंत्री के पद पर केंद्र में सत्ता तिहराई नहीं जा सकी है। हालांकि पंडित नेहरू के बाद शासन तो कांग्रेस की रही है, 1977 के पहले तक कंटिन्यू ही रही थी। आज प्रत्येक पार्टियों की आईटी सेल है। रियलिस्टिक वैल्यू में जमीन तैयार नहीं होती। एक फरेबी सियासत दिखाने की कला मात्र है, वर्चुअल है यानी मिथ्या। इसको मान कर चलिए। राहुल गांधी एक किसान को घर बुलाकर मिलकर क्या कर लेंगे? सारे गरीबों और किसानों का कष्ट दूर हो जाएगा। धान की बुआई कर लेंगे, धनिया बोलेंगे। दूसरी तरफ मोदी जी डिस्कवरी टूर कर लेंगे, आम खा लेंगे, मोर खिला देंगे, चीता दौड़ा देंगे। ये एक भ्रामक प्रचार के अलावा यहाँ कुछ नहीं। ये यथार्थ में नहीं। मौजूदा कांग्रेस की अपेक्षा बीजेपी की आईटी सेल कमजोर है, लेकिन क्रिएटिव दोनों के पास नहीं। छोटा उदाहरण, आज प्रत्येक एमपी के पास एक प्लानर, एक आर्किटेक्ट, एक सिविल इंजीनियर, छोटा मोटा मेडिकल उपचार केंद्र होना चाहिए जो सीधा मूलभूत सुविधाओं की जमीन से जोड़ने की कला है। ये क्रिएटिव आइडिया है। उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर अन्य पहाड़ियों के भीतरी भूभाग में सैकड़ों घर बह गए और सैकड़ों मौतें हुई। इसका जिम्मेदार 1947 से अब तक की सत्ता चलाने की सोच है। चलिए कांग्रेस और बीजेपी के विश्लेषण पर चलते हैं। 2004 में वाजपेयी सरकार शाइनिंग इंडिया से बीजेपी सत्ता से बाहर चली गई थी, तो अब क्यों नहीं? विपक्ष 2004 के सिद्धांतों पर कांग्रेस आंकड़े बैठा रही है, तो विपक्ष धोबिया पछाड़ खा जाएगी, हाथ कुछ न आएगा। 2004 के अटल बिहारी वाजपेयी से मोदी सरकार में कार्य करने की पद्धति, पार्टी प्रणाली, एकरूपता, एकता पर बिल्कुल भिन्न है। उसकी तुलना करना ही गलत होगा कि कांग्रेस इंडिया उसी पत्ती पर लौट आएगी। ये महज सपना साबित होगा। एक परंपरागत शैली के अंदाज में वाजपेयी सरकार थी। संसद पर हमला, कंधार जैसे विषयों का जवाब वे दे नहीं पाए थे। कश्मीर, आर्टिकल 370, मंदिर मुद्दे, पाकिस्तान, कारगिल, सीज फायर अनछुए थे। जो मोदी सरकार ने ऐसे जटिल मुद्दों को छूने में राजनीति का सहारा नहीं लिया, अपने बहुमत का बल दिखाने में कामयाब रही है। जो वाजपेयी के पास 2004 में बहुमत की ताकत नहीं थी, जो अब मोदी सरकार के पास है। यह समझना होगा कि मोदी सरकार सिर्फ 5 साल नहीं 10वें वर्ष बिता रही है, तो एक आध कारण तो नहीं हो सकते। 3 तलाक जैसे मुद्दों को भी छूने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। पूरी दुनिया कोरोना से मंदी के चपेट में आई है, ऐसे में देश को निकालना आसान नहीं था। इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ही नहीं, 1947 से चली आ रही कांग्रेस सहित कई पार्टियों की परंपरागत विचारों से उठकर मोदी सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नए समीकरण बैठाए हैं। आतंकवाद पर मोदी सरकार सख्त रही है, जिसे नकारना गलत होगा, जिसको भेदना आसान नहीं होगा। और इस तरह के नहीं, अनेकों कारणों से मोदी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मित्रता, वैश्विक बाजार के स्तर पर रसिया और अमेरिका के बीच ऐसे वक्त में तालमेल बिठाकर चलने वाला, मिडिल देशों में आर्थिक स्तर पर 1947 के शासनकाल से अब तक बहुत ऊपर से जाने वाला एकमात्र मोदी सरकार है, जो देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चमकाई है। दूसरी तरफ हम अपने देश के अंदर राज्यों के समीकरण के बारे में आज के सियासी संदर्भ में जमीनी राजनीतिक हकीकत की बात करें तो न उत्तर प्रदेश में सपा, मुलायम और बसपा, मायावती की जमीन अब उतनी मजबूत नहीं रही है। न तमिलनाडु में अब जयललिता रही हैं, न पश्चिम बंगाल में ममता इतनी मजबूत हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुत दूर तक सिंध लगाने में कामयाब रही है। फिर बिहार की राजनीति में जेडीयू नीतीश की बार बार पलटी मारना और करप्शन में डूबे आरजेडी की लालू यादव पर केंद्र सरकार की तलवार लटकती ही रहती है, जिससे राजनीतिक की धार बहुत कमजोर तो हुई है। राजद जेडीयू साथ तो है, लेकिन विश्वास, भरोसा एक दूसरे पर न के बराबर है। और इस तरह के व्यवहार पर बिहार की इन दोनों पार्टियों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव न के बराबर रह गया है। आंध्र प्रदेश राज्यों में विभाजित होने के बाद कांग्रेस की यूपीए गठबंधन जो पहले थी, अब वह कमजोर हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति से भी कोई अछूता नहीं कि शिवसेना की सेना और पवार के पावर भी छिन्न भिन्न होकर रह गया है। कुल मिला जुलाकर मोदी ने विपक्ष की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये फर्क है वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार में। यहाँ आपको बताता चलूं कि अगर आप सेफोलॉजिस्ट हैं तो वोट शेयर में आप पाएंगे कि 2004 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ताकतवर नहीं हुई थी। ये कहा जा सकता है कि उस दौर में यूपीए अलायंस राज्यों में काफी मजबूत स्थिति में थी। तब की लड़ाई भले ही लोकसभा चुनाव का था, लेकिन वह राज्यों के स्तर पर लड़ा गया था।
जिससे मनमोहन सिंह सरकार कांग्रेस यूपीए बन पाई थी। आज दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने एनडीए हो या कांग्रेस इंडिया गठबंधन के समीकरण उसी दाव पर कांग्रेस इंडिया बनाकर 2004 वाली सिद्धांत को कांग्रेस ने 26 पर बल दिया है, तो बीजेपी ने भी इस रणनीति से 38 के गठबंधन पर बल दिया है। 2004 की तरह कांग्रेस सत्ता में नहीं है, बीजेपी की सत्ता थी, स्थिति वही है, लेकिन मुकाबला मोदी जी से है। कांग्रेस की रणनीति जहां काम करेगी वहीं बीजेपी की चल रही सरकार की नीतियों पर भी ध्यान रहेगा। लेकिन मौजूदा आज की स्थिति में कांग्रेस इंडिया संसद का विश्वास प्रस्ताव हो या मणिपुर या अन्य बिल, अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने में विफल रही है। इसमें कोई दो राय की गुंजाइश ही नहीं रही है। अटैकिंग क्षमता कांग्रेस इंडिया से छूटी है, जबकि संसद में अमित शाह की सिलसिलेवार चर्चा की तारीफ विपक्ष भी कर रहा है। मोदी जी के 15 अगस्त के भाषण पर भी विपक्ष काउंटर करने में विफल रही है। हालांकि मोदी जी के भाषण में तेवर उम्र के हिसाब से ढल रहा है, लेकिन स्मार्ट पॉलिटिक्स के खेल में वो अब भी आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस इंडिया की तीसरी मीटिंग मुंबई में होगी, जो पटना और कर्नाटक से अहम माना जा रहा है। विषय रोजगार, महंगाई मुद्दे तो बात की बात है। पहले तो सीट शेयरिंग के बंदर बांट पर ही गठबंधन की दिशा दशा तय होनी है। अंतर विरोध होना भी स्वाभाविक है, तो एकजुटता में भी रहना और रखना एक बात होगी। महाराष्ट्र में शरद पवार के हालिया कदमों से संदेह और विश्वास की स्थिति बनी हुई है। नतीजा क्या निकलता है वो भी देखना होगा, क्योंकि सामने चुनौती में मोदी के विशाल कद को मनोभावों में मोदी हताश है कहना भारी भूल होगी। ऐसे शब्दों से जनता को गुमराह नहीं कर सकते, ठोस बातें करनी होगी। मेरे चैनल का ऑब्जेक्टिव का अर्थ है वो निष्पक्ष है, इसे जानिए। इन सब से परे पक्ष विपक्ष के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप को बातों को छोड़कर मूल रूप से देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारियों और उन पर खर्च का लेखा जोखा किया जाए। रोजगार, नौकरी, पारंपरिक पेशों से जुड़ी सभी संबंधित पिछड़ी जातियों वर्गों के उत्थान पर रिपोर्ट अगर मांगी जाए, आर्थिक मोर्चे पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तौला जाए, तो सभी के सभी राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री फिसड्डी साबित होंगे। जिस हिसाब से देश की आबादी की बढ़त है, दुनिया में अब भारी कंपटीशन है। उस नजरिए से भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने ऐसा कोई दमदार तस्वीर नहीं दिखाई है। भारत के लोकतंत्र में चुनाव एक ऐसी खेती है जिसका फसल मात्र में हिसाब मांगने वाला कोई नहीं। प्रत्येक चुनाव में व्यवस्था बराबर हो जाती है, जिसका अतिरिक्त बोझ सिर्फ मध्यम वर्ग पर है। शासन प्रशासन, वीआईपी कल्चर, एमपी एमएलए, नौकरशाहों, आर्थिक बोझ की इतनी लंबी सीढ़ी नहीं, पहाड़ दिखाई देगा कि कायदे से कोई निगाह डाल ले तो सारी हेकड़ी निकल जाए। कोरोना पर दुनिया में मंदी का आगाज हो गया, पर भारत में सरकारी खर्चों पर कोई लगाम ही नहीं लगा। एशिया में पहले जापान और बाद में चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कभी कभार दुनिया के एक्सपर्टों ने बुलबुलों की संज्ञा दी है। उसी तर्ज पर भारत की इकोनॉमी भी जमीन पर दिखाई नहीं देती। यह मोदी के जमाने की बात नहीं, मनमोहन सिंह के जमाने से चली आ रही है। एक गरीब देश में खर्चों की अकाउंटेबिलिटी, मुफ्त लुटाव योजना पर मुख्यमंत्रियों की कुर्सी टिकी हुई है। लानत है ऐसा लालची लोकतंत्र पर और मुख्यमंत्रियों पर। इस खर्चों की अकाउंटेबिलिटी भी लोकतंत्र के नाम पर स्वाहा हो रहा है। यह ज्ञान नहीं, ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ अकेले केंद्र सरकार का दायित्व नहीं जो लोकतंत्र को गुमराह किया जाता है। अपने दायित्व को समझे तो ठीक, ना समझे तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इससे लगे एक स्मार्ट पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, जो नवभारत टाइम्स के एडिटोरियल से है। यह मेरी बातें नहीं है, जो संक्षिप्त में बातें रख रहा हूँ, लेकिन तथ्यपूर्ण लगा इसलिए इसे आपके पास रख रहा हूँ। यहाँ पर एक योजना का जिक्र हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अपने भाषण के दौरान जिस महत्वाकांक्षी विश्वकर्मा योजना, जिसका बजट 13,000 करोड़ रुपए की है, इस योजना के तहत छोटे कारीगरों की सस्ती ब्याज दर पर 2 लाख रुपए का लोन मुहैया कराया जाएगा। और इस घोषणा को अगले दिन यानी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसे मंजूरी दे दी। आम चुनावों से ठीक पहले शुरू की जा रही है योजना खास इस मायने में है कि पारंपरिक तौर पर ग्रामीण समाज, छोटे शहरों में लघु उद्योग से जुड़े तबकों को, असंगठित क्षेत्र और देश भर में बिखरे इन छोटे कारीगरों के लिए यह योजना संजीवनी का काम कर सकती है। इनमें बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सोनार जैसी तमाम बिरादरी शामिल हैं, जो अपने पारंपरिक काम के लिए जानी जाती हैं। नाव बनाने और मछली का जाल बनाने से लेकर मूर्तियां बनाने, राजमिस्त्री का काम करने और जूते चप्पल बनाने वाले तक सभी इसमें शामिल हैं। इन पारंपरिक पेशों से जुड़ी एक बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की भी है, खासकर पसमानदा मुस्लिम इन कार्य से जुड़े हैं। अब चलिए पॉइंट पर, जिसके लिए इस विषय को मैंने उठाया, इसके अर्थ को ध्यान से समझिए। देश में जिस ओबीसी वोटर समूह को रिझाने के लिए विपक्ष की पार्टियां जाति जनगणना की मांग पर जोर दे रही हैं, उसके एक हिस्से तक पहुंचने का एक अच्छा जरिया यह योजना बन सकती है। तारीफ की बात यह कही जाएगी कि इन वोटर समूहों की जाति का कार्ड ना खेलकर, जाति का कार्ड आपको समझना होगा, उसे ना खेलकर जाति के उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए इस स्कीम के जरिए संबोधित किया जा रहा है।
जिससे भविष्य में जाति की खाई को पाटकर आगे बढ़ाने का योजना काम करेगी। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले से अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम भाषण दिया और कहा कि अगले वर्ष भी आऊंगा। ये आत्मविश्वास से भरे हुए थे। मणिपुर के ज्वलंत मुद्दों पर भी बात की। अपनी घोषणाओं से भारतवासियों का ध्यान अपनी ओर जरूर खींचा। आगे की रणनीति, आगे की योजनाएं कितनी कारगर होगी, जमीन पर वे उतारते कैसे हैं, ये देखना होगा। विपक्ष की भूमिका की बढ़त देते हैं या घटाते हैं। चुनावी शंखनाद की गूंज अभी बाकी है। नए विषयों को लेकर फिर आऊंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। प्रणाम।